हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कुनाव का देवता उपन्यास का अध्याय 5 कवर करेंगे और इसके पहले के सारे भाग मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कुनाव का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का लिखा हुआ जो प्रसिद्ध उपन्यास बन गया है, उसका अध्याय 5। जब चंदर मम्पी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फास्ट शो शुरू होने में देरी थी। मम्पी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बंटी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर टुट्टी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बंटी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने में इतना भयानक नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कलर अंदर था और एक बाहर। मम्पी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज अपने मित्र को जरूर बुला आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वो जगमग सितारा, जैसे देखकर किड्स और अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। मम्पी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन हॉल पर लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बंटी की ओर देखा और कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर फिर चंदर के गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बंटी कुछ नहीं बोला। बंटी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। मम्पी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंदर और पम्पी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बंटी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्पी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ करता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत ही इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताजुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह नहीं आता। उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह साजरेंट से प्यार करती थी, इसीलिए वह फूलों से प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। चंदर ने कहा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद में एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बंटी के विचारों का मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसके मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बंटी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल ही नहीं छोड़ाता, अब भी तो इन फूलों में नहीं मिलती। वह ज़रूर साजरेंट के साथ जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है क्या मैं साजरेंट से कम सुंदर हूँ, और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्पी बोली। मैंने तो हमदर्दी की फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी करना नहीं चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की, और तुमसे इसीलिए मैंने मित्रता की है की बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं,
कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। ज़िंदगी में मुझे इतनी बातें बताई है कि वह किताब जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, उन्होंने मुझे इतनी बातें बताई है कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने बोझ का हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठाकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़ने कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उसकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू की। अच्छा, देखता हूँ 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों के कुछ परिवर्तन आ गए। पंपी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पंपी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ, कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई। सिनेमा, होजी, बाल डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पंपी बोली, बंटी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी, चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। पंपी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जैकेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदन ने उसे देखकर कहा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इससे कुछ अच्छा लगती हो जाऊंगी, चलो। और आकर उसने बेफुदुल्की की उसके कंधे पे हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए और बंटी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बंटी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बंटी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर्ग मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वो सर्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा, अपने गले में दबाते हुए बंटी बोला, और इतना जोर से दबा लिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह साजेद से प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उनसे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कुछ कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ। ओह! और वह सिर थाम कर बैठ गया। पंपी ने चंदर के हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और ख़राब होगा, आओ। दोनों जाकर कार पर में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पंपी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करो। पंपी ने स्टेयरिंग अपने हाथ पे ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिसोर्ट के सामने जा पहुंची। चित्र था सैलामी हेयर सी डॉग्स, सैलामी जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पंपी ने कहा, कपूर, सैलानी की कहानी मालूम है ना? क्या कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद, उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सैलानी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सैलानी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सैलानी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सैलानी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलानी नाची और पुरस्कार ने उसने अपना अपमान करके ने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचन मुंद था, उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कहीं राजा राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सैलानी को ही मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता, लेकिन क्या नैतिकता है इन पक्षपात देशों की। अपनी भतीजी पर ही हेरात मुग्ध हो गया। उसने पंपी से, लेकिन हेरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? वो यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयानक शक्तिशाली भावना है, यह भी तुम
तुम शायद नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखें में भोलापन है। तुम रूप की आग से संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1-2 साल बाद तुम भी जानोगे कि कितनी भयानक चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चे की तरह भोले हो, और ईश्वर न जाने तुम किस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता से प्यार करती हूँ। पंपी ने चंद्र की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जिंदगी की वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए, तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही पर ने याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंद्र को एक अजीब सा गौरव अनुभव हुआ और पंपी के प्रति एक ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसने दी हुई है? सुधा की ही है ना? उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी को कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पंपी ने अपना हाथ कपूर की गोद पर रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचार बस उसने अपना हाथ पंपी के कंधे पर रख दिया। पंपी के 2 क्षण बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ कि अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल में हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बांधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंध की विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि परिणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह का पहले आदमी औरत की ऊंची निगाहों से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम की भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी ही होती है। चंद्र बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन और गुदगुदी पसंद करती है। बस उसी के पीछे उन पर चाहें जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासनाएं पीरी होती है, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मालूम हुआ चित्र भावनात्मक था। वह बाइबिल की सैमामी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकी न तरकी की कुछ डाकुओं की कहानी थी। पंपी उब गई। जब तक डाकू पकड़कर सैलानी को एक जंगल में ले आए तो इंटरवल हो गया और पंपी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र में तबीयत उब गई। दोनों उठ गए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो। पंपी बोली, नहीं, तुम ही ड्राइव करो। कपूर बोला, कहाँ चले? पंपी ने स्टार्ट करते हुए कहा, जहाँ चाहो। कपूर के विचारों में डूबे हुए कहा। पंपी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पंपी ने कलर फहराने लगा और उड़कर चंद्र के गले में थपथियाँ लगाने लगा। चंद्र दूर खिसक गया। पंपी ने अंदर चंद्र की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने की गले में एक बटन और खोल दिया और चंद्र के पास खींच लिया। चंद्र चुपचाप बैठ गया। पंपी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ चंद्र के हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंद्र को दूर नहीं जाने देगी। चंद्र ने अपना बटन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसीलिए कि ठंडी हवा थी, या शायद इसीलिए कि उसने पंपी की हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पंपी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंद्र का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफॉनस लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी।
इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा, रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों पे हल्की रोशनी थी। मेन फौनक झील काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आ, पंपी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी की धरातल शांत था, सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास के ही नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर्ग हवाओं की तरंगों से हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पंपी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुपके से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पंपी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पंपी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पंपी एक बांस में टिककर बैठ गई और गले के 2 बटन खोले हुए थे और उसमें से एक रूप चांदी फटी पड़ती थी। पंपी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और जाने क्यों उसने देखा नहीं गया और सितारों की ओर देखने लगा। पंपी के कलर के बीच के सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पंपी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों की एक ऐसी दूरी रखे, सेक्स न आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक है, करोड़ों बरस के से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया और बोला, बस ऐसा हो गया कि आदमी अपने प्रेमास्पद के निकट लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। ऐसा कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पंपी ने चंदर का माथा होठों पर लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलके पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पंपी ने अपनी बाहों में घेरकर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर की रोम रोम में सुघल गई। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पंपी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितना पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक विधा शिशु घबराकर उस अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस तरह तड़प उठा कि सुधा पास जाने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों, यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पंपी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों की हरकत हुई, करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपसे में टकराएं और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चांदनी की ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर दे जाती थी। वह उसे कसकर चादर पर लपेट लेता था। फिर जब वह तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में अजीब सी आवाज़ें आती है और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती है। वह परेशान उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सकेत और सहज कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही है। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उससे सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पंपी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलक बिलक कर रो रही है कि उसका तबीयत खराब हो जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर का एक अपरिचित लड़की से बोलने की साहस नहीं की होता है उसका।
किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लूटी हुई सी लड़की मालूम होती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथे पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई है। उसके मुंह पर किसी की सांसों की भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अचकूला उठा। वह चौंकर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की पे सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खोल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिंताएं धधक रही है। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पड़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठे तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग पे अपनी निगाहों से के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुपके से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसे मन हो गया कि रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पंपी से क्या बात की, उसके लिए कैसे कार पर उसने चंदर के पास खींच लिया, कैसे वे मेक फरसल झील गए और वहाँ मम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए खोनी टेकी बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान हो गए चंदर? उससे तो अच्छी ही बात कही है। यह तो अच्छा है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो यह संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। मुझे तुम अभी तक नहीं समझ पाई तो ठीक है। तुम भी नहीं जानती कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया। तुम्हें तो इतना अंदर होना चाहिए, समझ गए? तुम चालाक आदमी, लालची आदमी चाहते होगे कि यह भी अंदर ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी! होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक दिखाई छिपाते हुए सुधा बोली, ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते होगे यह भी अंतर ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी! होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर को की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसी उजले मासूम नन्हे पैरों में अपने हाथ ले लिया और भराई हुई आवाज़ से बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके हाथ रख दिए और उठकर बैठ गई। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती है। सुधा ने उसके हाथों दोनों हाथ झचोड़ते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी ज़िंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जर प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊँगा, यह भी कभी मैं सोच नहीं पाता।
चंदर ने बड़े कतार स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही। फिर चंदर ने माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर, अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना टगमगाया क्यों है? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने अपना हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पंपी ने तुम्हें। और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर काँप गया। आज सुधा को यह हो गया है। यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पंपी का स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो तुम, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिंती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिंती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे छेपती है? छेपती कहाँ हूँ? बिंती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह पर लगाया और बोली, चंदर, तुमने पंपी को गलत समझा है। पंपी बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवाइन जी, अच्छी तरह से, चंदर ने हाथ जोड़कर विमर्शता से कहा। बिंती हंस पड़ी और उसकी चाय झलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जालीदार पेशावार सैंडल भीग गई। बिंती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पूछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ, छुओ मत, कहीं उसकी सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिंती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतावाली में रपट ना कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धूल कर ऐसे निकल गया जैसे शरद का नीलाम आकाश। अब पंपी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पंपी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है, चंदर ने कहा। अब मैं निडर हूँ। कहो बिंती, तुम्हारे ससुर को कोई खत नहीं आया? बिंती छेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक तो जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक तुमसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटककर सुधी बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर का होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिस्लिया रोज सुधा और बिंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिंती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पंपी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उससे यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसमें एक दिन भी बहस नहीं की। बिंती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा कहती रही, कहाँ जाती है? चंदर ने क्या कहती है? चंदर को कोई होश नहीं, बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम में की मेज और चंदर है कि आखिरी थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस की आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। अपनी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। आओ में अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल से खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम की कुछ गोदी कर रही है। सुधा एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ दौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त थी। चंदर ने कहा,
क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदन के हाथ बटाकर चोटी छटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर, सुधा बिगड़ कर बोली। तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही है आप, जरा देखें तो। चंदन ने किताब खींच ली। टाइज में इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा एक बिल्ली बनाई थी। अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते कि ये 84 लाख योनियों में से किस योनि के जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही थी कि यह बिल्ली है, इसीलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदन ने सुधा की बाँह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं के, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, हे चंदर, तू सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या, आहा, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर छल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी। लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुओगी क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीजी होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सीट चढ़ी हो गई है, जरा दबाकर रखा करो, तुमसे छोटी ही है नहीं। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर की थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिए। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पोट ऊन, एक पोट में 8 लच्छी, 6 लच्छी का 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा अभी से साल का क्या करेगी, अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा विवाह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ें का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरनी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेली अकेली खा लोगी। वो पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो ख़त्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विशुद्धि का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल को और देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसका वजह से 1.5 महीना सीधे से बोल तक नहीं। इम्तिहान के दिन सुबह सुबह तुम्हारे हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर से कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती, चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन में तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई? तुम पढ़ चुकी, चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाए जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है।
मुझे मालूम है, बिंती मुस्कुराती हुई बोली। उसके यहाँ आज गए होंगे बम्पी के यहाँ, फिर आज कुछ दिन जैसे बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदा छिप गया। बिंती चली गई पिसरिया को बुलाने। अब तो ये मुँह तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत। हमें बहुत अच्छी लड़की है। बोलना तो जैसे अच्छा ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब इसे सीख रही हूँ, अब खूब सीख रही हूँ। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों विवाह करने जा रही है और दोनों उसी की बातें करती है जब मिलती है तब, सुधा बोली। और कविता भी कहती है, यह तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें न यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती, ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सूती बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिंती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों हंसती। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उनमें से कौन हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिंती को महादेवी की कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते भरी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद खूब हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्यों करे कपूर, तुम जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया। अर्थ लिखने को मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यतीत हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाल जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख से इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो तुम सही ही हो। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह में क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना का उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सफल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह से मैं कितनी बार भी फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंटन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। मेरा एक सहपाठी था, वह रेडियो प्रोग्राम में एजुकेटिव है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ ताल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता को बहुत स्वस्थप्रद होता है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है? चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब एक आखिरी रसगुल्ला बचा रहा तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिंती हमारी है या सुधा की है? बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा का आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया और बिंती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनके दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तियाँ धोकर रख दें और तसलियाँ उठाकर चल दी।
पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। विंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर विंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम छिप जाती हो तो। हाँ, ऐसे ही। विंती ने फिर छिपकर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। विंती देखने सुनने में बहुत बड़ी अच्छी थी। उसका गठन तो सुधा की तरह नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पे एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकें इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी की कोई बहुत बड़ा मोती डोले। छेपती थी तो मुंह पर सांस मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों की कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढों। और विंती के अंग अंग में एक रूप का लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी जो बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियां से अपने आंचल का छोर उमेड़ने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर छेप गई और उसी तरह आंचल की डोर में उमेड़ती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदन की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रशंसा और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा जरा विंती की आंखें देखो। इस वक्त आई अभी बगल में कमरे में तस्करी करते हुए सुधा बोली। बड़े खराब हैं आप, विंती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना अब अपनी ससुराल में बोलना दुनिया ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिसकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो उनकी उन लोगों को पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानेंगे का ना? विंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर्ग में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। विंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। विंती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे विवाह के बारे में मजाक ना कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, विवाह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुल्ले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। विंती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं विवाह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि विवाह की बात सुनकर मुझे कैसे लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने विवाह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसीलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझ पे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी से बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। मुझे चैन तो मिलेगा। विंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप यह दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने विवाह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। विंती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, विंती क्यों रो रही है? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ? और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत, रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जा। रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो लो। विंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब उन्हें भी रुआई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम उसके ससुराल का मजाक मत किया करो। वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाती है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फ़ोटो उन लोगों ने पसंद कर ली। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़कर बोली,
नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही के मुंह पिचकाकर सुधा बोली। उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं विवाह हुआ नहीं करूँगी, तुम इस फेर में ना रहना, हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ ली और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो। तो अभी गुरगुराने लगी, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुल्का ने उन्हें पुकारा और चंदर उठकर चला गया।